नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम आज होने वाला है कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस। इस टॉप 30 क्वेश्चंस में आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब वो टॉप 30 क्वेश्चंस है जहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस अपने क्लास की, जहां पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी का वेट कर रहे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ टेलीग्राम की तरफ। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली क्लास नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाता है, और सर्च भी कर सकते हैं मैथ्स बाय कमलदीप सर टीचिंग वाला। तो चलो विदाउट डिले मैं आपको लेके चलूंगा आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर कुछ बेहतरीन प्रश्न आप सभी का वेट कर रहे हैं। और ये प्रश्न क्या है, आइए इनको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला गया था वाइड, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच है, एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा जस्ट। अभी शुरू करते हैं अपने आज के इस इंपोर्टेंट क्लास को। तो यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया था 10 ग्राम। क्या 10 ग्राम सबसे बेस्ट है? क्या डेनिस ग्रुप आपका सबसे बेस्ट है? क्या ग्रिड पेपर बेस्ट है या नंबर चार्ट बेस्ट है? तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अब देखो, जो आप दशमलव संख्या की अवधारणा सिखाते हो, जैसे कि 10 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100 है ना, इसी से दशमलव की अवधारणा जो है विकसित होती है। तो आप बच्चे को ये सिखा सकते हो ग्राफ पेपर के थ्रू, ग्रिड पेपर के थ्रू, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टूल माना जाता है दशमलव की अवधारणा को सिखाने के लिए। जैसे कि आपकी एक खाली बॉक्सेस देखेंगे तो 1 2 3 4 5, और ये टोटल है 25 बॉक्स है आपके, ठीक है। तो 25 25 50 25 75 25 100, तो यहाँ तक लेकर टोटल 100 हो गए। यहाँ तक टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो अब आप इसमें से क्या करेंगे, 100 में से अगर 10 को कलर कर देंगे, है ना, मान लेते हैं आपने 10 को कलर कर दिया, तो ये 10 जो आपने कलर करे ये किसको दिखाते हैं? 10/100 को दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन की और साथ के साथ डेसिमल की अवधारणाओं को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं बच्चे के लिए। चलिएगा अभी अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक का उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। ये किस चीज का उदाहरण है? उसने क्या बोला, 4 अंकों की एक संख्या बनानी है और 5 को फिक्स करना है यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो ऐसे कितने अंक बना सकते हैं, या किस प्रकार की जो ये क्वेश्चन है ये दी गई है? ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, कंटेक्चुअल क्वेश्चन है या ऐसे टाइप क्वेश्चन है? किस प्रकार का ये क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें से पहले प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर 5 आपने फिक्स कर दिया है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो जिसमें 0 5 आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसमें 1 5 आ रहा होगा। ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसमें 2 5 आ रहा होगा। ऐसे नंबर आ सकते हैं जिसमें 3 5 आ रहा होगा। ऐसे करके लास्ट में ऐसे करके 9 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप बना पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लिमिटेड कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जब हम किसी चीज को सीमित कर देते हैं या हमारे पास उसके प्रश्नों का उत्तर करने के लिए सीमित विकल्प होते हैं, तो वो होता है क्लोज एंडेड। और जब हम किसी प्रश्न का उत्तर असीमित तरीके से दे सकते हैं, हमारे पास सोचने की स्वतंत्रता होती है, तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल हो जाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आप बोलेंगे यस और नो, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि आपको कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, तो आपके पास चॉइसेस हैं, आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं, अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये ओपन एंडेड हो गया। तो दोनों में अंतर होना बड़ा जरूरी है। अगला प्रश्न चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अर्थमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यहां से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अर्थमेटिकल प्रॉपर्टीज में किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, और ये योग का कौन सा नियम कहलाता है? कि दो पूर्ण संख्याएं हैं और उन दोनों पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो वो क्या कहलाएगा? तो समझिए जरा एक बात। सबसे पहले हमारे पास में आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको क्रम विनिमय गुण के नाम से हम लोग यहाँ पर
जानते हैं। और ये क्रम विनिमय गुण क्या होता है, देखो मैं सारे नियम एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें जोड़ने के और मल्टीप्लीकेशन के, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये क्रम विनिमय गुण का एग्जांपल है। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी सेट के अगर दो एलिमेंट्स आप लोग ले रहे हैं और आप उनको जोड़ रहे हैं, तो जो तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा जोड़ने के बाद वो भी उसी सेट का होगा। यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो वो प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो उसमें भी पूर्ण संख्या मिलेगी, है ना। दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो वो इंटीजर्स मिलेंगे आपको। तो ये क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यही हो जाता है, ठीक है। बाकी रही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसको किसी में भी आप जोड़ोगे ना वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि 2 में 0 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। तो 0 जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, है ना। जैसे कि 2 में आपने 0 जोड़ा आपको 2 मिल गया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ने पर या गुणा करने पर आपको सेम एलिमेंट मिल जाता है, 2 में देखो 1 की गुणा करो तो 2 मिल गया, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है ना, सभी नंबर्स के लिए। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी योज्य योगात्मक गुण जो होता है, ये एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये हम सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार प्रीवियस क्लास में जाके हम चेक कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं इसके बाद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो मैं इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने ना कंसेप्चुअल चीजों से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन दिया जाता है सीटेट के, तो अंदर तक घुस जाते हैं वो कंसेप्ट की, क्या कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चन उसका दे सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है कि ये तथ्य है कि किन्हीं दो भिन्नों के बीच एक भिन्न होता है। आप कोई भी दो फ्रैक्शन लेते हैं, उन दो फ्रैक्शन के बीच में एक फ्रैक्शन ऑलवेज वहां पर लाई करता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें उन्होंने बोली है कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम भिन्नों की डेंसिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये दो भिन्नों के बीच में एक भिन्न हमेशा होता है, ये डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन है। जैसे मैंने लिया 1/2, मैंने लिया 1/4 और मैंने लिया 1/5, ठीक है। तो 1/2 और 1/5 आपने ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट में 50, इसकी वैल्यू होती है 0 पॉइंट में 20। अब इन दोनों के बीच में ना एक वैल्यू जरूर लाई करेगी 0 पॉइंट में 25, यानी कि 1/4, ठीक है। तो दो फ्रैक्शन के बीच में हमेशा एक फ्रैक्शन ऑलवेज लाई करती है। तो ये डेंसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है फ्रैक्शन की, इसको भी याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, एनसीएफ। देखो लिमिटेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीएफ उनमें से एक टॉपिक है। हर साल एक प्रश्न एनसीएफ वाले चैप्टर से पूछा जाता है। और ये क्या दिया गया था, गणित को अपने जीवन के अनुभवों का एक भाग बनाने के रूप में जो है एनसीएफ प्रेरित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यालय गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग के रूप में समझे, गणित को स्कूल जीवन के एक भाग के रूप में समझे, महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु सूत्रों को याद करें या संदर्भ आधारित गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु अभिसारी चिंतन का उपयोग करें। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो जब हम एनसीएफ पढ़ते हैं 2005, तो वो सीधा सीधा एक चीज पर टारगेट करता है। वो टारगेट उसका होता है कि आप सभी लोगों को गणित जब पढ़ाया जाना चाहिए तो जीवन से रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आप रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनके साथ टैकल करना सीख सकें, ठीक है। तो जीवन का अनुभव बनाना है गणित को, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। चलिएगा नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सारे लोग। Which of the following are important features of a primary class textbook? तो जो प्राइमरी क्लासेस की टेक्स्ट बुक है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है? पहला है concepts should be linked with the daily life experiences। तो जो concepts हैं वो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में जुड़े हुए होने चाहिए। Concepts should be explained using only mathematical language and the symbols। जो concepts हैं वो केवल मैथमेटिक्स लैंग्वेज और आपका जो है चीजों को
दिखाकर सोल्व होने चाहिए या मैथमेटिकल लैंग्वेज सिंबल्स के थ्रू दिखाने चाहिए, एक्सप्लेन करने चाहिए, ठीक है। फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल एल्गोरिथम, या कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, बी इंट्रोड्यूस्ड विद द कंक्रीट एग्जांपल वेयर पॉसिबल। हिंदी में इसको एक बार देख लेते हैं। संकल्पनाओं को बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा और चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल होना चाहिए, या जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, कथन को पढ़ेंगे, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। गलत ऑप्शन को अलग कर दो, एलिमिनेट कर दो, जो बचेगा वो सही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो संकल्पनाओं को बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए, गलत। तो केवल जो वर्ड होता है, ओनली जो वर्ड होता है, ये मैथ्स पेडागोजी में एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये ठीक भी होता है, ठीक है। तो इसको एज सच कोई प्रायोरिटी मान के नहीं चलना है कि ओनली आएगा तो गलत ही कर देंगे। पहले पढ़ना है, स्टेटमेंट अगर गलत है तो ही गलत करना है, ठीक है। औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ बताना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाता है। तो पहला और डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, बाकी इसमें गलत हो गए आपके। चलिएगा नेक्स्ट। Which one of the following is not a part of the primary school curriculum? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्कूल करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आता है टेसलेशन। टेसलेशन बेसिकली है क्या? टेसलेशन एक प्रकार का पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी पॉलीगन को हम यूज करते हैं और उसको एक साथ ऐसे जोड़ते हैं कि उनके बीच में कोई भी गैप ना हो, ठीक है। इसके बाद आती है फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन तो पढ़ाते ही बच्चे को प्राइमरी पर। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, ये बच्चे को प्राइमरी लेवल पर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किस तरीके की होती है? 2x प्लस में 3 बराबर 5, ये लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये प्राइमरी लेवल पर बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में आप भी फटाफट से आंसर करते रहा करिए क्वेश्चन को देख के, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, इजीली आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था और काफी लोगों ने इसका आंसर गलत किया था, ठीक है, क्योंकि इसके सारे के सारे स्टेटमेंट आपको सही लगेंगे। पढ़िएगा प्रश्न को एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर अरेंज्ड इन अ हियरार्किकल मैनर, ठीक है। तो गणित के जो कंसेप्ट्स हैं हियरार्किकल मैनर में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम बोलते हैं ना गणित पदानुक्रमिक है, एक टॉपिक को सीखने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक पहले से हमें आना चाहिए, तभी हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन द इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट काफी लोगों ने सही समझा और सही है, मतलब हाफ सही है हाफ गलत है। मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, तो गणित के जो कंसेप्ट हैं वो नेचर में एब्स्ट्रैक्ट हैं आपके, ठीक है, यानी कि अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ सिंबल, वर्ड्स एंड लैंग्वेज, तो गणित का खुद का अपना सेट ऑफ सिंबल होता है, लैंग्वेज होती है, बिल्कुल सही बात है। अब सारे सही है तो गलत कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, क्योंकि आधा सही है, पूरा गलत, पूरा सही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों ही रीजनिंग पर बेस्ड होता है, ठीक है, ये किसी एक रीजनिंग पर बेस्ड नहीं होता है। तो इसीलिए राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर? गाड़ी। चलिए अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार। अभी तो हमने कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस करे हैं, अब मैं कुछ कंटेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सभी को करा देता हूँ कि कंटेंट में किस तरीके का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है और कैसे शॉर्ट में आप उनके आंसर्स कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाएंगे। पेपर 2 की बात अगर करी जाए तो कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं जिनकी तैयारी करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं गणित में, लाइक अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिएगा, दो व्यंजक हैं x माइनस के 5 एंड y प्लस 7 के गुणनफल में x का जो संख्यात्मक गुणांक है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारे पास एक है x माइनस 5, एक है y प्लस 7। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा? शॉर्ट में करने का तरीका बड़ा सिंपल है,
कि आप केवल ये पता कर लो इसके अंदर कि आपका x कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, किसके साथ में x आ रहा है। तो x दो जगह पे आ रहा है, एक तो x की गुणा जब y से करोगे तो ये xy बन जाएगा, दूसरा जब x की गुणा 7 से करोगे तो ये 7x बन जाएगा, ठीक है। तो दो जगह x आएगा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, संख्यात्मक गुणांक, यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला वैल्यू है वो बताना है। तो x के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है, 7 है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 7 आ जाएगा। डिटेल मल्टीप्लिकेशन करनी है तो भी कर सकते हैं, एक दो चार सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे बस। x की गुणा y से करोगे xy आ जाएगा, 7 से करोगे 7x आ जाएगा, 5 की गुणा y से करोगे -5y और माइनस के 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है, इसमें देखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा 7 आपका। तो कोएफिशिएंट आपको निकालना था। ऐसे क्वेश्चंस ना एक बनता है पेपर के अंदर कि आपको कोई मल्टीप्लाई करने के लिए देगा, बोलेगा इसका कोई कोएफिशिएंट बताइएगा किसी भी वेरिएबल का, तो एक क्वेश्चन बन जाता है अक्सर इस तरीके का। अब चलिएगा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, इक्वेशंस दी जाती हैं आपको और उन इक्वेशंस में आपको चीजों को पुट करके, वैल्यू को पुट करके फाइंड करना होता है कौन सा इसका सॉल्यूशन है। अब चलिएगा जरा, समीकरण दी गई है, इसको पहले सोल्व करना है। का हल निम्नलिखित में से पूछा गया, इसका जो हल है वो निम्नलिखित में से कौन सा आपका होगा यहाँ पर। तो इसका जो हल है निम्नलिखित में से कौन सा होगा ये आपको बताना था यहाँ पर। तो 4x प्लस 3 बराबर 5 प्लस 2x है, 9x प्लस 5 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8 है, 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 9 है, 3x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 4 है। तो चलिए एक बार पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू में 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस दिया गया बेसिकली यहाँ पर, माइनस के x प्लस में 6 ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस के 3x आपको दिया गया। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस के 3x आ जाएगा, तो माइनस के x माइनस के 6 आ जाएगा, बराबर के 2 माइनस के 6x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 से तो आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 4x इज इक्वल टू ये 2 माइनस के 6x हो जाएगा। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 2x बराबर 2 है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशंस उठानी है और इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है। जहां आप सेटिस्फाई कर जाएंगे एलएचएस और आरएचएस, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहले वाले को उठा के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 रखता हूँ तो 4 गुणा 1 प्लस 3 7 हो गया, और ये 5 प्लस में 2 गुणा 1 7 हो गया, तो दोनों तरफ से बराबर वैल्यू आ रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। मैं बताता हूँ कि 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बस 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अभी आगे हम मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़ेंगे सारे लोग ध्यान से, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है उसको भी देखेंगे। तो चलिएगा, ये आपको दिया गया था a प्लस बी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दिया क्या गया है और निकालना क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो a प्लस बी बराबर 3 आपको दिया गया था, और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 89 आपको दिया गया था, और निकालना क्या था, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, है ना। तो पहले देखो, जब आप 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इसको आप निकालते हो तो आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आ जाएगा ab और ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। तो इसमें से आपके पास क्या मौजूद है, a प्लस बी, ए बी आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ये जो वैल्यू है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो उसके अंदर ए बी आता है, ठीक है। तो वहां से निकाल लेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आपके पास में आ गया, 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 9। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 89 आपको दिया गया है, प्लस में 2ab बराबर 9 आपको दिया गया है। तो 2ab इज इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 80 बन जाएगा, और ab का वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 40। बस अभी जो वैल्यू निकालनी है वो पुट कर दीजिएगा। तो आपको वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, आपको वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में ab। तो a प्लस बी का वैल्यू 3 है और ab का वैल्यू माइनस के 40 है, तो आपका जो राइट आंसर आ गया 3 बटे माइनस के 40 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया। बस हो गया क्वेश्चन। अब बताइए 30 सेकंड से ज्यादा लगे, इसमें नहीं लगे, बस आपको फॉर्मूले पता हो, आइडेंटिटी पता हो, तरीका पता हो, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना था, ठीक है।
और जहाँ दिमाग इस्तेमाल होता है वो चीज तो अच्छी होती है ना, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए करिए इस प्रश्न को, पढ़िए, मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखो बोला गया था 3m माइनस के 1/3m बराबर 3 है, m बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो नीचे 81 है, ऊपर m, मतलब यहाँ से 3 हटाना है, यहाँ 3 गुणा करनी है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो गया 3m माइनस के 1/, ठीक है, 1/, नीचे कितना दिया गया है आपको, नीचे दिया गया है 3m, तो मैं इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 से ही इसमें ऊपर गुणा कर देता हूँ, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। अब मैं 3 इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बचेगा m माइनस के 1/9 है, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, 3 से 3 कैंसिल करा हमने, तो m माइनस के 1/9m इज इक्वल टू 1, ठीक। अब चलिए अब आगे का क्वेश्चन तो आसान है, इसका दोनों तरफ में स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/81 m स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में m इंटू 1/9m इज इक्वल टू 1। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस में 1/81m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 2/9, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1:2/9। बस हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक, दैट मींस द राइट आंसर। अब बताइए क्या डिफिकल्ट है इसमें, तरीका पता हो तो सब आसान है ना, और नहीं पता हो तो फिर तो आसान चीज ही मुश्किल है। चलो फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का ये पढ़ा आपसे, एक और क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, टॉप क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे ही आपको इनके आंसर्स करने हैं। चलो एक बार देखो, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 12 है, शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है, तो शिक्षक कितने समय के बाद में सेवानिवृत्त हो जाएगा, या रिटायर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले औसत का जो फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला होता क्या है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय कुल संख्या। यहाँ हम टोटल आयु की बात कर रहे हैं, तो सभी की आयु का योग, सभी की आयु का योग, सभी की आयु का योग, और नीचे आ जाएगा कुल संख्या, या कुल छात्रों की संख्या, या कुल संख्या, या कुल कुल लोग कितने हैं आपके, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल लोग या कुल व्यक्ति। अब देखिएगा औसत आपको इस फॉर्मूले से अगर सभी की आयु का योग निकालना है, तो औसत की गुणा कुल योग से हो जाएगी, है ना, कुल योग से। तो 40 विद्यार्थी हैं, औसत आयु 12 है, तो कुल आयु कितनी हो गई, तो अगर मैं कुल आयु की बात करूं, तो 40 गुणा में 12, यानी कि 12 लोग हैं, 12 विद्यार्थी हैं, 40, तो 40 विद्यार्थी हैं, 12 औसत आयु, तो औसत 12 है, 40 आपके पास लोग हैं, तो 12 चौक 48, 480 निकल के आ गए। अब हमने क्या कर लिया, इसमें टीचर को और मिला लिया, तो टीचर को जब मिला लेते हैं तो कुल आयु कितनी हो जाती है, 41 आपके लोग हो गए, क्योंकि एक टीचर और बढ़ गया, 40 में 41 हो गया, और औसत आयु 13 साल हो गई, तो 13 इतना, 13 का 3, 13 चौका 52 और 1 53, तो 533 आ गया। अब देखो दोनों का जो अंतर आएगा ना इनका, वही शिक्षक की आयु रहेगी, दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो ये 3 बनेगा और ये 5 बनेगा, तो 53 वर्ष जो है ये शिक्षक की आयु यहाँ पर रही होगी, सिंपल, क्योंकि शिक्षक की आयु तो बढ़ना उसमें, शिक्षक 53 साल का होगा। अब ये 55 साल में रिटायर हो रहा है, तो कितने साल और नौकरी करेगा, 2 साल, यानी कि 55 साल में रिटायर हो रहा है, अभी 53 का है, तो इसका मतलब 2 साल अभी क्या करेगा ये और नौकरी करेगा, कि 2 साल के बाद में ये सेवानिवृत्त होगा, रिटायर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में 10 वर्ष के बाद में मनीषा की जो आयु है उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान, केवल आपको इक्वेशन सेट करनी है, आंसर निकल के आ जाएगा लीनियर से। तो मनीषा की वर्तमान आयु मान लो पहले आप लोग, है ना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वर्तमान आयु को मानना है अगर दी जाए तो मनीषा की वर्तमान आयु, तो
तो मनीषा की वर्तमान आयु को हम कितना मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं ना। बोला गया था 10 वर्ष के बाद में मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी। तो भाई मनीषा की 10 साल के बाद में कितनी आयु हो जाएगी, x प्लस में 10 है ना। अगर आप x में 10 जोड़ दोगे तो ये 10 साल के बाद की उम्र हो जाएगी। 6 साल पहले की उम्र कितनी होती है, 6 घटा दो x में से, ये 6 साल पहले की आयु हो जाएगी। तो ये जो 10 साल बाद की उम्र है ना, 6 साल पहले की आयु की 5 गुनी है, मतलब इसकी 5 गुने के बराबर है। ठीक, बस इसको सोल्व कर लो। तो x प्लस में 10 बराबर के 5x माइनस के 30, तो यह आ जाएगा 4x बराबर के 40 और x बराबर के 10, यानी मनीषा की जो वर्तमान आयु है वो 10 साल है। इसको हो गया क्वेश्चन। लीजिए 3 लाइन भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन करने में अगर आता है तो, ठीक है। चलो ऐसे और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं अच्छे से आपको। एक क्वेश्चन ये बना था, इसमें केवल इक्वेशन सेट करनी थी, लेकिन इसकी फ्रेजिंग थोड़ी गलत है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर आप, इस क्वेश्चन को देखेंगे, माइनस के 25 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 का मान वह नहीं है जो यहाँ पर दिया गया है। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके मान को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो माइनस के 25 गुना में 7 प्लस में 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 25 गुना में 7 3 10 यानी माइनस के 250, ये भी लिख सकते हैं आप इसको। आप माइनस के 25 की गुणा अंदर भी कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो की प्रॉपर्टी होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं आंसर। ये माइनस का 25 इसको ठीक कर लेना है, तो माइनस का 25 इनटू में 10 होगा, बस ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा डी वाला इसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दैट विल बी द राइट वन। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये था हमारे पास में कि वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको दो तरीके हैं, या तो आप एचसीएफ निकालना जानते हो या फिर अच्छे से डिवीजन आपको आती हो, ठीक है। तो डिवीजन आएगी तो आप सारे ऑप्शन से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम 88 को भाग कर रहे हैं तो 3 शेषफल आ रहा है, 160 को भाग कर रहे हैं तो हमारे पास में 7 शेषफल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन शेषफल को घटा के एचसीएफ निकाल देना है। तो जब मैं 88 में से ये 3 शेषफल हटाऊंगा, 160 में से 7 शेषफल हटाऊंगा, तो जो वैल्यू मिलेगी उसका एचसीएफ निकाल दूंगा। एचसीएफ निकालना है 85 का और 153 का, तो दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर होंगे 17 पंजे 85 और इसके फैक्टर आ जाएंगे 17 नम्मा 153, 3 की पावर 2। तो बेसिकली इसमें जो कॉमन पार्ट है कितना है, 17, 17 का फैक्टर कॉमन है, 17 इसका एचसीएफ आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, अदरवाइज आप 17 से भाग करके देखोगे ऑप्शन से तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अंक दिए गए हैं 0 2 5 और 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के, मतलब बिना रिपीटेशन के 3 अंकों की संख्या बनाई जानी है। इसमें आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल के उसका अंतर निकालना है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती इसमें काफी लोग कर देते हैं। रीजन क्या होता है वो मैं समझाऊंगा अभी। देखो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़े अंकों को बड़े प्लेसेस पर होना जरूरी होता है। तो 4 अंक थे, 6 2 5 है ना, तो आपने क्या किया, 6 को पहले रखा, फिर 5 फिर 2, सबसे बड़ी संख्या हो गई। जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो काफी लोग गलती क्या करेंगे, 0 को पहले रख देंगे, है ना। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या अगर 3 अंकों की बनानी है तो पहला अंक 0 नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। बस इसका अंतर निकालेंगे तो आपके पास 4 आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 447 आपके पास आंसर बनेगा, दैट विल बी द राइट वन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट 23 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 में इकाई का अंक निकालना है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। 23 की पावर में 3 है प्लस में 27 की पावर में 3 है। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 3। जब 3 इकाई के प्लेस पर होता है और 7 इकाई के प्लेस पर होता है ना, तो कंडीशंस क्या होती है। देखो 4 से भाग करनी पड़ती है, लेकिन जब 3 को पावर को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल भी आपका 3 ही आएगा। तो इसका मतलब 3 की पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, 27, इकाई का कितना आ गया, 7, 7 की पावर 3 कितना होगा, 343, इकाई का कितना आ गया, 3। दोनों को रखो, जोड़ो, यहाँ से आ रहा है 7, यहाँ से आ रहा है 3, तो दोनों को जोड़ने पर आ गया 10।
इकाई का अंक है 0। बस हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, तो आसान क्वेश्चंस हैं, इजीली आप इनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ठीक है भैया, चलिएगा अब आगे चलिएगा। एक क्वेश्चन ये देखो, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर आपको 6 प्राप्त होता है। एक संख्या को और उसके व्युत्क्रम को आप लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 6 हो जा रहा है, तब उसके वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब सोचने वाला प्रश्न है। इफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल एडेड इट बिकम्स 6। आप समझिएगा, कोई नंबर क्या है, माना संख्या कितनी है x, माना संख्या कितनी है x, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कितना आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम जो होता है ना वो जस्ट उल्टा हो जाता है ना, तो ये 1/x आ जाएगा, है ना। तो ये कह रहा था कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये 6 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि उसके वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या होगा, है ना, ये तो तरीका बताया गया है। अब इसमें भी क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² प्लस में 2 इंटू में x इंटू 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 36। x से x कैंसिल कर दूंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 34 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ना डायरेक्ट ट्रिक होता है, इसके डायरेक्ट ट्रिक्स होते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा आगे। अभी डायरेक्ट ट्रिक ये होता है कि इफ x प्लस में 1/x बराबर a लिखा हुआ है तो ये इंप्लाई करता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2 होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसका, तो इससे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो आज के इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है सभी लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, अब चलिएगा, ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लेंगे, मैथ्स बाय कमलदीप सर टीचिंग वाला। यहाँ पर डेली क्लास नोटिफिकेशन पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।